नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। जैसा कि हमने आपके लिए संविधान की सीरीज शुरू की है, ये मेरा संविधान में तीसरा वीडियो है। आपने छोटा सा वीडियो हमारा संविधान की विशेषताओं से जो आपने डिजिटल बोर्ड पे देखा, वहाँ पे चीज़ों को मैंने केवल प्रयोग के तौर पे किया था। और जब मैं आपको जो यहाँ पे बताऊंगा संविधान के स्रोत और संविधान की विशेषताएं, शायद जो आज संविधान का स्रोत हम बताएंगे वो आपने आज तक जितनी भी वीडियो आपने देखी हैं उनसे बहुत ज़्यादा कंटेंट के साथ आज संविधान के स्रोत जो मैं आपको बताने वाला हूं, वहां पे आप देखेंगे कि वनडे एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन भारतीय संविधान से बनने वाले हैं सभी इस वीडियो से क्लियर हो जाएंगे। अगर आपकी परीक्षा में 10 नंबर पॉलिटी बन रही है वनडे एग्जाम में, तो आपकी इस वीडियो से, केवल एक वीडियो से 7 से 8 क्वेश्चन यानी 70 से 80% क्वेश्चन आपके पूरे इस वीडियो से क्लियर हो जाएंगे। और आप जो भारतीय संविधान के स्रोत आप पढ़ते हैं कि कौन सा जो क्षेत्र है, कौन सा भाग है जो भारतीय संविधान का किस देश से लिया गया है, तो यहां पे देखेंगे कि मैंने जो बताया है आपसे कि कौन सा भाग, कौन सी चीज भारतीय संविधान का विदेशों से लिया गया है, विदेशी संविधान से लिया गया है, तो वह किस आर्टिकल में रखा गया है और क्या प्रावधान है, हम पूरी बातें आपको बताएंगे। और जो भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं वो भी आपको विस्तार से हम बताने वाले हैं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं हम भारतीय संविधान की विशेषताओं से। तो भारतीय संविधान की जो विशेषता है उसके संबंध में डॉक्टर अंबेडकर जी ने क्या कहा वो पहले देखते हैं कि मैं महसूस करता हूं कि भारतीय संविधान व्यवहारिक है। ये कहते हैं अंबेडकर जी कि मैं महसूस करता हूं कि भारतीय जो संविधान है वो व्यवहारिक है, इसमें परिवर्तन की क्षमता है। और ये कहते हैं कि इसमें परिवर्तन की भी क्षमता है। वो कहते हैं मैं महसूस करता हूं कि भारतीय संविधान व्यवहारिक है और इसमें परिवर्तन की क्षमता है। आगे फिर क्या कहते हैं, और शांति काल तथा युद्ध काल में देश की एकता को बनाए रखने की भी सामर्थ्य है। शांति काल एवं युद्ध काल में भी देश की एकता बनाए रखने की भी इस संविधान में क्या है, क्षमता है। फिर ये आगे क्या कहते हैं कि वास्तव में यह कहना चाहूंगा कि यदि नवीन संविधान के अंतर्गत स्थिति खराब होती है तो इसका कारण यह नहीं होगा कि हमारा संविधान खराब है, वरन हम यह कहना होगा कि मनुष्य ही खराब थे। इन्होंने इस मैसेज के द्वारा भारतीय संविधान के बारे में एक विशेषता ही बताई है अंबेडकर साहब कि भारतीय जो संविधान है वो बहुत अच्छा संविधान है, इसमें जो परिवर्तन करने की भी क्षमता अपूर्ण है। अगर वर्तमान में यह भारतीय संविधान अगर फेल होगा तो केवल और केवल एक ही कारण होगा कि जो मनुष्य हैं, जो इसका पालन कर रहे हैं, जो भविष्य में इसका पालन करेंगे, उनकी मानसिकता खराब होगी, तभी यह भारतीय संविधान आपका फेल होने वाला है। नहीं तो इसमें वो सारी बातें हैं जो एक देश के लिए, संचालन के लिए आवश्यक हैं। यानी कि अंबेडकर साहब ने भारतीय संविधान की विशेषता के बारे में ये बात कही कि ये शांति काल में और ये युद्ध काल में आपको बहुत फायदा करने वाला है। इसमें ऐसे प्रोविजन है, अगर युद्ध भी आ जाएगा तो आपात का उपबंध है, शांति की बात किया जाए तो फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी जैसे भी प्रावधान हैं। और उद्देशिका को आप देखते हैं कि लोक कल्याणकारी राज्य की कल्पना हमारी उद्देशिका करती है। वो कहती है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए हम सब लोग प्रतिबद्ध हुए थे, यानी कि हम भारत के लोग। तो हमारा जो संविधान है इसकी जो विशेषताएं हैं, बहुत सारी विशेषताएं हैं, उनमें से हम 8 से 10 विशेषताएं या 10 से 15 विशेषताएं आपको मैं बताऊंगा। तो ये रहा अंबेडकर जी के जो बातें थी, उन्होंने जो भारतीय संविधान की विशेषता के संबंध में कहा वो देख लिया। तो पहली विशेषता हमारी भारतीय संविधान की है कि भारतीय संविधान विश्व का सबसे विशालतम संविधान है। भारतीय संविधान विश्व का सबसे विशालतम संविधान है। ये बात सबसे पहले हमारी संविधान की जो विशेषता है। विशालतम संविधान से तात्पर्य है कि इसमें 395 अनुच्छेद हैं। मूल संविधान में आपके 395 अनुच्छेद हैं और 8 अनुसूचियां थी। और आपने देखा था कि उसमें जो 22 भाग थे, लेकिन वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या जो बढ़ी है वो 12 हो गई है। पहली जो अनुसूची बढ़ी यानी कि 8वीं के बाद जो 9वीं अनुसूची बढ़ी वो भूमि सुधार विधियों से थे और ये
आपका जो संविधान का पहला संविधान संशोधन था उसके द्वारा जोड़ी गई थी और 1991 में। फिर जो दूसरी आपकी अनुसूची थी, दूसरी अनुसूची आपने देखा कि दूसरी अनुसूची को जो भारतीय संविधान में जोड़ा गया, यानी कि दसवीं अनुसूची जो भारतीय संविधान में जोड़ी गई वो दल बदल कानून से थी और ये 1985 में जोड़ी गई, 1985 में जोड़ी गई और ये 52वां संविधान संशोधन था। तो एक तरीके से ये हमने देख लिया। फिर हमने देखा कि जो 11वीं अनुसूची आपकी जोड़ी गई वो 73वां संविधान संशोधन था और 73वें संविधान संशोधन के द्वारा आपके संविधान में पंचायत जुड़ी। जो पंचायत की बात आप करते हैं भारतीय संविधान के आर्टिकल 40 में, टीपीएसपी में 40 में बात की गई है भारतीय संविधान की, जो पंचायत की बात की गई है। फिर आगे देखते हैं फिर आगे बात करते हैं कि जो आपकी 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी वो भाग 9A में आप देखते हैं और वहां पे नगर पालिका की बात करते हैं। तो दोस्तों एक मिनट, सॉरी दोस्तों। तो आते हैं कि भारतीय संविधान की आपने विशेषता देख ली और विशेषता में देखी कि भारतीय संविधान की जो पहली विशेषता है ये विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। विश्व का सबसे बड़ा संविधान होने का जो दर्जा है वो भारतीय संविधान को है। तो हम जानते हैं कि विश्व का सबसे जो बड़ा संविधान ये भारतीय संविधान है, तो विश्व का सबसे छोटा संविधान कौन सा है? तो आपको पता होना चाहिए कि विश्व का सबसे छोटा जो संविधान था वो अमेरिका का था और वो प्रथम लिखित संविधान था। प्रथम लिखित संविधान था वो अमेरिका के था और उसमें जो आर्टिकल की संख्या थी केवल और केवल 7 थी। फिर वहां पे आप देखते हैं कि एक बात कि पूछा गया क्वेश्चन यूजीसी नेट में कि जो अमेरिका का संविधान है वहां पे सेपरेशन ऑफ पावर यानी कि शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत जो मॉन्टेस्क्यू महोदय ने दिया था उन किन आर्टिकलों में पालन किया गया है। तो वहां पे देखते हैं कि आर्टिकल 1 और 2 और उसका जो 3 आर्टिकल है उसमें अक्षरशः शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत का पालन किया गया है। फिर हम देखते हैं विशालता आपकी हो गई। जो पहले विशेषता थी कि विश्व का सबसे विशालतम संविधान है, इसका कहने का कारण जो था, इस विशालतम संविधान के कहने का जो कारण था उसके पीछे किस व्यक्ति ने क्या कहा, तो देखते हैं कि सर आइवर जेनिंग ने भारतीय संविधान को विश्व का सबसे विस्तृत और बड़ा संविधान कहा। विश्व का सबसे विस्तृत और बड़ा संविधान जो भारतीय संविधान को कहा जो वो थे आइवर जेनिंग महोदय। और आइवर जेनिंग महोदय ने भी एक और बात भारतीय संविधान के बारे में कहा था कि ये वकीलों का स्वर्ग है, वकीलों का स्वर्ग है। इन्होंने कहा था कि भारतीय संविधान जो है वकीलों का स्वर्ग है, ये बात भी आइवर जेनिंग ने कहा। फिर हम देखते हैं कि जो दूसरी विशेषता हमारे संविधान की है वो देखते हैं। दूसरी विशेषता है हमारे संविधान में उद्देशिका का होना। उद्देशिका का होना देखते हैं कि जो हमारी उद्देशिका है वो हमारे संविधान की सबसे प्रारंभिक भाग है और ये केशवानंद भारती वर्ष केरल राज्य के मामले में आपने देख लिया था कि उद्देशिका संविधान का भाग है, लेकिन उद्देशिका में जो संशोधन है वो उसके बेसिक स्ट्रक्चर में भारतीय संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता है। आपने देखा था कि उद्देशिका में जो आपके 2 तरीके के शब्द जोड़े गए थे, सार्थक और निरर्थक, और वो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए थे। आपने देखा था कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में एक बार संशोधन किया गया है। फिर देखते हैं कि उद्देशिका जो थी भारतीय संविधान की वो किस देश से ली गई थी। तो भारतीय संविधान की जो उद्देशिका थी वो हमारे जो देश की उद्देशिका है वो अमेरिका से ली गई थी। और जो उद्देशिका की भाषा थी यानी मॉडल हमने अमेरिका से लिया और फिर भाषा जो हमने ली वो ऑस्ट्रेलिया से ली। ये भी बात आपको उद्देशिका से याद रखना है। तो दूसरी विशेषता हमने देख ली कि भारतीय संविधान की उद्देशिका का होना। तीसरी विशेषता हम देखते हैं। तीसरी विशेषता है हमारे संविधान की, वो है भारत राज्यों का संघ है, यानी भारत जो है राज्यों का संघ है। इस संबंध में कहा जाता है कि जो भारत है वो उस राज्यों का संघ है। जो अमेरिका और भारत दोनों जगह संघ की बात की गई है, लेकिन इंग्लिश में अगर वर्ड देखते हैं तो वो फेडरल स्टेट है, हम यूनियन स्टेट हैं। भारत जो है यूनियन शब्द का प्रयोग करता है और जो राज्यों का संघ है भारत के संविधान में वो कनाडा से लिया गया था। लेकिन जो भारत का फेडरलिज्म और
जो अमेरिका का फेडरलिज्म, ये दोनों अलग चीज है। भारत की जो संघीय व्यवस्था और जो अमेरिका की संघीय व्यवस्था है वो दोनों अलग है, क्योंकि उनका जो देश बना था अमेरिका, वो 13 देशों के समझौते के द्वारा, संधि के द्वारा बना हुआ देश था, और वो जो बने थे वो 13 देश मिलके बने थे। लेकिन जो हमारा देश का जो संविधान बना, हमने जो अपने देश के संविधान का जो निर्माण किया, उसमें हमने पाया और देखा कि हमने जो अपने संविधान का निर्माण किया वो हमने शासन की दृष्टि से इसके छोटे छोटे भागों में बांटा। जैसे वर्तमान में आप देखते हैं इसके 28 राज्यों को हमने शासन की दृष्टि से अपने भारत को बांटा था। और यहाँ पे जो यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है, तो जो अमेरिका में था वो संधि और समझौते के द्वारा 13 देश मिलके एक देश का निर्माण करते थे। हमने शासन की दृष्टि से अपने देश को आज वर्तमान में देखते हैं कि 28 इसके राज्य हैं। तो हमने एक संधि और समझौते के द्वारा हमने राज्यों का उदय नहीं किया था, लेकिन अमेरिका में जो था कि संधि और समझौते के द्वारा वो आए थे। फिर हम देखते हैं कि जो इंडिया है, इंडिया में राज्य जो है संघ से अलग नहीं हो सकते हैं, क्योंकि यहां पे ये है यूनियन, और यहां पे राज्य को ये स्वतंत्रता नहीं है कि वो अलग हो सकते हैं। राज्य जो है विनाशी है, यानी राज्य का जो निर्माण है, नाम है, सीमा है, सब संघ चेंज कर सकती है। लेकिन अमेरिका में क्या है कि जो संघ है वो वहां का विनाशी है, राज्य विनाशी है वहां। लेकिन कुछ वादों के महत्वपूर्ण वादों के द्वारा अमेरिका में भी अब ऐसी संकल्पना है कि वहां के भी राज्य जो सेंट्रल वहां की जो व्यवस्था है, संघीय व्यवस्था बनाए रखेंगे और वो संघ से अलग नहीं हो पाएंगे। ये बात आपको याद रखना। तो तीसरी विशेषता हमने देखी कि भारत राज्यों का संघ है। फिर जो भारत राज्यों का संघ है, ये बात कहां की गई, तो आर्टिकल 1 में कही गई। और फिर हम देखते हैं कि इसकी जो चौथी विशेषता है एकल नागरिकता। एकल नागरिकता जो है वो हमारे संविधान की महत्वपूर्ण विशेषता है। हम देखते हैं विश्व स्तर पे जो अमेरिका है वहां पे दोहरी नागरिकता की बात की गई है, वहां पे दोहरी नागरिकता की बात की है। लेकिन जो हमने एकल नागरिकता की जो संकल्पना अपने संविधान में रखी वो हमने इंग्लैंड से ली है। और हमारे यहाँ एक देश की एक नागरिकता होती है, लेकिन इसके विपरीत हम देखते हैं कि अमेरिका में जो अमेरिका है उसके राज्यों की एक नागरिकता होती है और उसके केंद्र की एक नागरिकता होती है, यानी कि वहां पे दोहरी नागरिकता की बात की गई है। भारत के संविधान के भाग 2 में 5 से 11 तक, भारत के संविधान ने भाग 2 में 5 से 11 तक नागरिकता का उपबंध किया गया है। फिर हम देखते हैं कि जो एकल नागरिकता की बात हो गई, एकल नागरिकता के बाद हम देखते हैं इसकी जो 5वीं विशेषता है फंडामेंटल राइट का होना। हमारे संविधान की जो 5वीं विशेषता है फंडामेंटल राइट का होना, यानी कि हमारे संविधान में जो मूल अधिकार है वो भी होना हमारे संविधान की एक अनोखी विशेषता है। फंडामेंटल राइट जो ऐसे अधिकार हैं जिनके लिए हम न्यायालय में जा सकते हैं रिट के माध्यम से। राज्य अगर हमारे फंडामेंटल राइट को छीनती है तो हम जो है सुप्रीम कोर्ट में रिट के माध्यम से आर्टिकल 32 के द्वारा, हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 के द्वारा जा सकते हैं। तो आपने देखा कि फंडामेंटल राइट की जो बात की गई है भारतीय संविधान में भाग 3 में 12 से 35 तक की गई है। और ये ऐसे अधिकार है जो पूर्ण अधिकार है, इसे न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय कराया जा सकता है। तो फंडामेंटल राइट भी हमारे संविधान की एक विशेषता है। अगली जो विशेषता हमारी है वो डीपीएसपी है। डीपीएसपी जो हमारे संविधान में आया, ये कॉन्सेप्ट आयरलैंड से आया। और डीपीएसपी हमारे संविधान के भाग जो है 4 में बात की गई है। और जो प्रावधान है इसका अनुच्छेद 36 से 51 में किया गया है। डीपीएसपी जो है ये जो हमारे फंडामेंटल राइट थे, इससे पहले आपने देखा वो विशेषताएं फंडामेंटल न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय थे, लेकिन डीपीएसपी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। आप देखेंगे भारतीय संविधान का आर्टिकल 37 कहता है कि हम इनको परिवर्तनीय नहीं करा सकते हैं। न्यायालय में अगर डीपीएसपी आपको नहीं दिया जा रहा है तो न्यायालय में उसके लिए आप नहीं जा सकते हैं। तो डीपीएसपी किस देश से लिया गया, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। डीपीएसपी आयरलैंड से लिया गया, ये आपने देखा। फिर हम देखते हैं कि जो
डीपीएसपी को लागू करने का जो आधार है, डीपीएसपी क्यों सरकार हमारे अधिकार के रूप में देती है, तो देखते हैं कि इसके पीछे जनता का दबाव होता है। लेकिन जब फंडामेंटल राइट हम अपनी रक्षा कर पाते हैं, फंडामेंटल राइट हमें क्यों दिए जाते हैं, तो हमने देखा कि वो जो प्रेशर उसके पीछे होता है, तो प्रेशर होता है सुप्रीम कोर्ट का। लेकिन डीपीएसपी के पीछे जो प्रेशर है, दबाव है, वो हम देखते हैं कि वो दबाव है जनता का। फिर अगली हमारे संविधान की जो विशेषता है, जो हमारी, वो है फंडामेंटल ड्यूटी। हमारे जो मूल संविधान था, भारतीय संविधान का जो मूल प्रारूप था, उसमें फंडामेंटल ड्यूटी यानी कि मौलिक अधिकार की बात नहीं की गई थी। मौलिक अधिकार की बात कब की गई? ये स्वर्ण सिंह समिति बनी और स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे पहली बार भारतीय संविधान में जो 42वां संविधान संशोधन करके 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए और फिर ये 4A में और आर्टिकल 51A में 10 मौलिक कर्तव्यों का उपबंध किया गया। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे। फिर हमने देखा कि जो मौलिक कर्तव्य थे हमारे मूल संविधान में नहीं थे, लेकिन स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे हमारे संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। फिर हमने देखा कि एक और मौलिक कर्तव्य लास्ट में आपका जोड़ा गया, वो था 46वें संविधान संशोधन, जो उसके द्वारा 6 से 14 वर्ष के बालक को माता पिता और उसके संरक्षक के द्वारा शिक्षा की बात की गई। फिर हम देखते हैं कि डीपीएसपी का किस प्रकार का अधिकार है, तो ये भी जो आपका अधिकार है वो अपूर्ण अधिकार है और इसके पीछे भी जो मतलब ये भी न्यायालय के द्वारा प्रवर्तन नहीं कराए जा सकते हैं। फिर अगली जो हमारी विशेषता है हमारे संविधान की, वो है संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली भी हमारे संविधान की एक विशेषता है और ये संसदीय जो प्रणाली है, संसदीय प्रणाली में हमने देखा है कि 2 स्तर पे सरकार होती है। शासन में 2 स्तर पे सरकार होती है, एक तो केंद्रीय सरकार और एक होती है राज्य की सरकार। हमने इसमें देखा कि जो संसदीय प्रणाली होती है उसमें 2 प्रमुख होते हैं, एक औपचारिक प्रमुख, एक व्यक्तिगत प्रमुख या वास्तविक प्रमुख। एक औपचारिक प्रमुख, एक जो है आपका जो होता है व्यक्तिगत प्रमुख और एक होता है औपचारिक प्रमुख। तो हमने देखा कि वास्तविक प्रमुख जो होता है वो हमारा पीएम होता है और संसदीय व्यवस्था में जो औपचारिक प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति की तुलना जो जिस तरीके से इंग्लैंड में राजा होते हैं उसी तरीके से उसकी तुलना की गई। वो औपचारिक रूप से सारे कामों को करता है, लेकिन जो प्रधानमंत्री होता है वो हमारे वहां जो होता है एक तरीके से वास्तविक प्रमुख होता है। ये संसदीय प्रणाली की एक विशेषता है और जो संसदीय प्रणाली है वो यूके से ली गई है और इसका जो आधारशिला है, हमारी जो संसदीय प्रणाली है वो किस आर्टिकल को उसकी आधारशिला माना जाता है, तो आर्टिकल 74(1) और 75(3) संसदीय प्रणाली की आधारशिला मानी जाती है। फिर हम देखते हैं कि अगला जो विशेषता हमारी है, अगली विशेषता है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। हमारे संविधान की एक और विशेषता है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका। हम देखते हैं कि हमारे संविधान के भाग 5 में और भाग 6 में, भाग 5 में सुप्रीम कोर्ट की बात की गई है आर्टिकल 124 से 147 तक। फिर हम देखते हैं कि हमारे संविधान में जो हाईकोर्ट की बात की गई है वो बात की गई है भाग 6 में और आर्टिकल आप देखेंगे कि 214 से इसकी बात की गई है 237 तक। ठीक है, फिर दोस्तों हम देखते हैं आगे की अगली विशेषता क्या है कि भारतीय जो संविधान है, जो उद्देशिका है, उसमें कहते कि भारतीय संविधान की जो उद्देशिका भारतीय संविधान में जो स्वतंत्र न्यायपालिका की बात की गई, लेकिन प्रतिबद्ध न्यायपालिका की बात नहीं की गई। जब भी क्वेश्चन वहां पर पूछा जाएगा कि भारतीय न्यायपालिका किस प्रकार की नहीं है, तो प्रतिबद्ध न्यायपालिका की बात नहीं की गई, स्वतंत्र न्यायपालिका की बात की गई। ये भी आपको याद रखना है। फिर अगला जो विशेषता है हमारी, कठोर एवं लचीलापन का अनोखा मिश्रण। हमारे संविधान की एक और विशेषता है कि ये कठोर भी है, लचीला भी है और इसका जो मिश्रण है बहुत अच्छी तरीके से किया गया है। इसको हम देखते हैं कि भारतीय संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है उसके आधार पर कहा जाता है कि कौन सा संविधान लचीला है, कौन सा संविधान कठोर है। तो कहा जाता है कि विश्व का सबसे कठोर संविधान अगर कोई है तो अमेरिका का संविधान है। अमेरिका की संविधान
1789 में बना था, उसके बाद वो संविधान में आज भी जो है 40 से ज्यादा संशोधन नहीं हुए हैं। मुश्किल से 30 से 40 उसमें संशोधन हुए, लेकिन भारतीय संविधान 1949 में 26 नवंबर 1949 में यह अधिनियमित हो गया था। उसके बाद आज वर्तमान में आप देख रहे हैं कि 106 संशोधन हमारे भारतीय संविधान में हो गए। तो इस तरीके से देखते हैं कि हमारा जो संविधान है वो समाज में बदलते स्वरूप को अपने आप में ढालने की पूरी क्षमता रखती है। इसमें संशोधन किए जा सकते हैं, लेकिन जो संशोधन की बात आती है तो भारतीय संविधान में 3 तरीके के संशोधन किया जाता है। एक तो साधारण बहुमत के द्वारा, दूसरी जो संशोधन की प्रक्रिया बताई गई है वो विशेष बहुमत द्वारा, और तीसरी जो संशोधन की प्रक्रिया बताई गई है वो बताई गई है विशेष बहुमत प्लस राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा, जिसमें 50+1% आवश्यक है। यानी कि अगर हमारे देश में 28 राज्य हैं तो 28 राज्य में 14 यानी कि 15 राज्य, 14+1 यानी 15 राज्य जब समर्थन करेंगे तो ऐसे जो संघीय प्रवृत्ति की जो व्यवस्था हमारे संविधान में दी गई उसमें संशोधन किया जा सकता। और संशोधन की बात भारतीय संविधान के भाग 20 में की गई है, और वो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, और आर्टिकल 368 में बात की गई है भारतीय संविधान के। फिर हम देखते हैं कि अगली विशेषता हमारे संविधान की है क्या है, तो देखते हैं कि इसमें जो है तृतीय स्तर की सरकार का होना। भारतीय संविधान में जो बात की गई है 3 स्तर पे सरकार है, एक तो केंद्र सरकार, दूसरी राज्य सरकार, तीसरी स्थानीय सरकार। केंद्र सरकार को आप भाग 5 में देख सकते हैं, राज्य सरकार को आप 6 में देख सकते हैं, और जो तीसरे स्तर की सरकार है वो आप देखते हैं नगर पंचायत और नगर पालिका। नगर पंचायत और नगर पालिका, नगर पंचायत भाग 9 में और नगर पालिका आपका 9A में बात की गई है। तो इस तरीके से हमने देखा ये विशेषता हमारे संविधान की है कि हमारे संविधान में जो शासन में जो स्तर हैं वो 3 तरीके के हैं। ये भी हमारे संविधान की एक अनोखी विशेषता है। फिर आगे देखते हैं कि हमारे संविधान में अगली विशेषता क्या है। अगली विशेषता हमारे संविधान की है संविधान का अनुपूरक विधायन, यानी कि संविधान में कुछ ऐसे आर्टिकल है जिनको पूरा करने के लिए कुछ जो है विधियां बनाई गई। यानी कि हमें देखना होगा कि हमारे संविधान में कुछ ऐसे आर्टिकल है, जैसे कि आर्टिकल 11 के सपोर्ट में देखा होगा कि आपने नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 आया। आप देखते हैं कि आर्टिकल 17 उसके भी सपोर्ट में आर्टिकल बना। तो हमारे संविधान में यह भी है कि जो आर्टिकल है वो जो कहते हैं उसके सपोर्ट के लिए भी हमारे अनुपूरक विधायन बनाए गए। ये भी किसकी विशेषता है। फिर अगली विशेषता जो देखते हैं 14 नंबर की, शक्तियों का विभाजन। शक्तियों का विभाजन ये हमारे संविधान की एक अनोखी विशेषता है। शक्तियों के विभाजन की जो बात हमारे संविधान में की गई है वो बात की गई है भाग आप देखते हैं भाग 11, जिसमें केंद्र और राज्यों का संबंध बताया गया, उसके आर्टिकल नंबर 246 में बात की गई है, और उसमें 3 सूची दी गई हैं। कितनी दी गई है? 3 सूची दी गई हैं। 3 सूची दी गई हैं, और 3 सूचियों में आपने देखा होगा कि जो बात की गई है कि पहली जो सूची है वो संघ सूची है, दूसरी सूची है राज्य सूची, और तीसरी सूची जो दी गई है वो आपकी समवर्ती सूची दी गई है। पहली अनुसूची में पहली जो सूची है संघ सूची, उसमें 97 विषय जो थे, और वर्तमान में उसमें 100 सब्जेक्ट हो गए हैं। फिर हम देखते हैं कि जो आपकी जो राज्य सूची है उसमें 66 सब्जेक्ट हैं, और जो आपकी समवर्ती सूची है उसमें 47 जो है सब्जेक्ट हैं। ये हमारे संविधान के शक्ति का विभाजन का स्पष्ट होना, ये संघीय व्यवस्था को दर्शाते हैं। फिर हमारे संविधान की एक अगली विशेषता जो 15 नंबर की है, आपात का उपबंध होना। आपात का उपबंध होना भी हमारे संविधान की अनोखी विशेषता है। यानी कि हमारे देश पे अगर युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह जैसी कोई अगर राष्ट्रीय आपात होगा तो राष्ट्रपति के पास ये पावर है कि वो उद्घोषणा के द्वारा हमारे देश में क्या लगा सकता है, आपात का लगा सकता है। तो ये इस समय क्या होता है कि सारी शक्तियां जो राज्यों की है वो समाप्त हो जाती हैं, और सारी शक्तियां केंद्र में पहुंच जाती है, और एक जो हमारा शासन व्यवस्था होता है केवल सेंटर के पास हो। तो ये भी हमारे संविधान की एक अनोखी विशेषता है। आपात की बात की गई हमारे संविधान के भाग 18 में और आर्टिकल 352 से 360 में, और ये जो आपात का उपबंध है हमारे संविधान में जर्मनी से लिया गया।
फिर अगली हम विशेषता देखते हैं न्यायिक पुनर्विलोकन। न्यायिक पुनर्विलोकन यानी कि न्यायालय के द्वारा पुनर्विलोकन की जो शक्ति है उसकी बात की गई है, यह भी हमारे संविधान की विशेषता है। और जब उसमें देखते हैं कि आर्टिकल 13 के द्वारा हमारी न्यायपालिका को यह शक्ति है कि वो किसी भी अधिनियम, विधि और उपबंधों का वो पुनर्विलोकन कर सकती है। किस आधार पे? अगर कोई राज्य विधि बनाती है और उस विधि द्वारा हमारे मौलिक अधिकारों को छीना जाता है, छीड़ किया जाता है, तो उनका वो हम उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में जा सकते और सुप्रीम कोर्ट उसके आधार पे न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकती है। तो न्यायिक पुनर्विलोकन के बारे में जो आर्टिकल है 32 और 226 और ये जो न्यायिक पुनर्विलोकन की जो प्रक्रिया है ये यूएस के संविधान से लिया गया। और इस पे जो केस है मरबरी वर्सेस मेडिसिन का केस है और इसमें सिद्धांत जो है न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत आया था। फिर लास्ट और अंतिम विशेषता है नवीं अनुसूची का होना। हमारे संविधान में नवीं अनुसूची का होना जो ये भी हमारी एक अलग तरीके की विशेषता है। हमारे संविधान में प्रथम संविधान संशोधन करके 1951 में नवीं अनुसूची जोड़ी गई और नवीं अनुसूची में व्यवस्था की गई थी कि जो भूमि सुधार विधियां थी वो अगर इस अनुसूची में डाल दी जाती थी तो उस पर न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं किया जा सकता था। लेकिन एक वाद आया वामन राव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980। वामन राव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980। इस केस के माध्यम से यह बताया गया कि केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य 1973 के वाद के द्वारा जो भी मामला 24 अप्रैल 1973 के बाद इस अनुसूची में डालेगा राज्य तो उस पे न्यायालय न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकता है। ऐसा क्यों हुआ? इसका क्या कारण था? इसके पीछे का भी एक कारण था कि जो भी राज्य होती थी नवीन सूची में कोई भी विधि बना के डाल देते थे। वो राज्य के लिए, वो देश के लिए, वो जनता के लिए कितना हितबद्ध है उससे कोई मैटर नहीं करता था। केवल राज्य क्या करता था, विधि बनाता था और इस अनुसूची में डाल देता था क्योंकि ये न्यायिक पुनर्विलोकन से बाहर था। न्यायालय इसकी जांच नहीं कर सकता था किसी भी आधार पे। लेकिन वामन राव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस के बाद से जो आपका केस आया इसमें कहा गया कि 24 अप्रैल 1973 को जो केशवानंद भारती का केस है वो डिसाइड होने के बाद जो भी इसमें अगर ऐसी कोई विधि डाली जा रही है तो उसका न्यायिक पुनर्विलोकन किया जा सकता है। फिर हम देखते हैं कि इस बात की जो पुष्टि की गई IR सीलो वर्सेस तमिलनाडु के केस में, इस बात की भी पुष्टि की गई जो बात वामन राव में कही गई थी। तो इस तरीके से हमने भारतीय संविधान की 17 विशेषता देख ली और 17 विशेषता में सबसे पहले हमने देखी थी कि विश्व का विशालतम संविधान है, हमारे संविधान में उद्देशिका का होना। फिर हमने देखा था कि राज्यों का संघ होना, फिर एकल नागरिकता की बात की गई थी, फंडामेंटल राइट की बात की गई। ये हमने डिजिटल बोर्ड पे भी इतना आपको बताया था। शायद वहां पे कुछ कमियां रह गई हों, वो पहली बार हमारे उसके साथ हमारा परिचय हुआ और वहां पे हमने आपकी क्लास ली तो वहां पे क्लियरिटी इतनी नहीं थी जितनी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन यहाँ पे किया। क्लियर आपको जो समझ में आया होगा वो वहां पे शायद ना आया हो, इसलिए हमने फिर से इन बातों को बताया। तो यहां तक तो आपने एक बार देख लिया होगा। फिर यहां से जो हम बात बताएंगे आपको भारतीय संविधान के स्रोत के बारे में कि कहां से कौन से जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान में किस देश से लिए गए। ये जो वीडियो है यहां से आपको मैं बता रहा हूं कि वनडे एग्जाम में, फिर से मैं आपको बता रहा हूं कि वनडे एग्जाम में अगर केवल यही वीडियो अगर वनडे एग्जाम में कोई भी प्रतियोगी परीक्षा में बैठने वाला प्रतिभागी अगर देखेगा तो यकीन मानिए कि आपके संविधान के स्रोत और उसके साथ संविधान के आर्टिकल जो भी पूछे जाएंगे वो सब आपके यहाँ पे क्लियर मैं कर दूंगा, एक ही वीडियो में कर देंगे। और यहाँ पे आपको विश्वास मानिए कि जो अगर वहां पे 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 6 से 7 क्वेश्चन वनडे एग्जाम में यहीं से मिलेंगे और जुडिशरी में भी आपके जो है 3 से 4 क्वेश्चन जीएस के पेपर में आपको मिलने वाले हैं। तो देखते हैं पहली बात कि हमारे संविधान में जो है ब्रिटेन से क्या लिया गया, भारतीय संविधान में इंग्लैंड से क्या क्या लिया गया, वहां से क्या प्रावधान हमारे संविधान में आए उसको हम देखेंगे। तो पहली बात हमने लिया विधि का शासन। विधि का शासन हमारे यहाँ जो रूल ऑफ लॉ है, रूल ऑफ लॉ वो कहां से लिया गया हमारे संविधान में, वो इंग्लैंड से लिया गया। रूल ऑफ लॉ जो सिद्धांत है ये किसने दिया, तो ये दिया था डाइसी महोदय ने। रूल ऑफ लॉ का जो सिद्धांत था
यानी कि विधि के शासन का जो सिद्धांत था वो डायसी महोदय ने दिया था। और इस सिद्धांत में 3 बातें इन्होंने कहा था कि विधि की सर्वोच्चता, विधि की समता और न्यायालय द्वारा विधि का निर्माण करना। इन्होंने कहा था कि विधि सर्वोच्च है, तो विधि की सर्वोच्चता हमारे भी संविधान में ये बात की गई कि जो विधि सबसे सर्वोच्च है, यानी कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो सबसे संप्रभु कानून है। फिर इन्होंने बताया विधि के समता, तो विधि के समता जो इन्होंने बात की वो भी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 में बात की गई है। फिर हम देखते हैं विधि जो है जो न्यायालय द्वारा भी निर्मित की जाती है, मतलब न्यायालय द्वारा निर्मित विधि की बात ये करते हैं, तो ये हमारे संविधान में नहीं बात की गई। यहां से पूछा जाता है कि कौन सी बातें जो डायसी ने रूल ऑफ लॉ दिया वो हमारे संविधान में पाई जाती हैं और कौन सी ऐसी बातें हैं जो नहीं पाई जाती हैं। तो 2 ऊपर की जो बातें हैं, संविधान की सर्वोच्चता और विधि के समता, ये बातें हमारे संविधान में लागू होती हैं, लेकिन जो तीसरी बात है ये लागू नहीं होती है। फिर हम देखते हैं कि क्या लिया गया। पहला आपने देख लिया विधि का शासन लिया गया इंग्लैंड से। दूसरा आप देखते हैं कि राष्ट्रपति द्वारा अभिभाषण, जो राष्ट्रपति अभिभाषण कर देते हैं वो भी हमारा जो प्रावधान है इंग्लैंड से लिया गया। और ये आर्टिकल 87 में बात की। राष्ट्रपति जो अभिभाषण करता है उसकी बात जो संविधान के आर्टिकल 87 में की गई है। फिर आप देखते हैं कि जो संसदीय व्यवस्था है ये भी हमारी इंग्लैंड से ली गई है। संसदीय विशेषता भी व्यवस्था जो है वो इंग्लैंड से ली गई। और संसद की बात कहां की गई है हमारे संविधान में, तो बात की गई है 79 में। और संसद को आपको पता है कि 3 अंग होते हैं। संसद की बात की गई है आर्टिकल 79 में। संसद के आपके 3 अंग होते हैं। एक अंग होता है राष्ट्रपति, दूसरा होता है लोकसभा, तीसरा होता है राज्यसभा। यानी संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अगर पूछा जाए क्वेश्चन यहाँ पे कि जो संसद के जो सदन कितने होते हैं, जब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संसद के सदन कितने होते हैं, तो आप देखेंगे उच्च सदन और निम्न सदन। उच्च सदन यानी कि राज्यसभा, निम्न सदन यानी कि लोकसभा। तो ये भी आपको याद रखना है। फिर यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो लोकसभा वो कौन सा आर्टिकल है और राज्यसभा का कौन सा आर्टिकल है। तो लोकसभा का आर्टिकल है 81 और राज्यसभा का आर्टिकल है 80। और प्रेसिडेंट हमारे जो संविधान में बात की गई है आर्टिकल 52 में बात की गई है। जहां तक आपको क्लियर हो गया कि संसदीय व्यवस्था भी इंग्लैंड से ली गई है। अगली जो बात है रिट जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जब हम हमारे फंडामेंटल राइट जो है उल्लंघन होता है तो उसके राज्य के विरुद्ध हम हाई कोर्ट में जाते हैं। तो देखते हैं कि वहां पे जो रिट है, रिट भी कहां से ये व्यवस्था आई हमारे संविधान में, तो ये भी इंग्लैंड से आई। और रिट का प्रोविजन आप जानते हैं आर्टिकल 226 के द्वारा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट 32 के द्वारा जारी करता है। फिर अगली हम देखते हैं कि कौन सी विशेषता है जो इंग्लैंड से ली गई, वो है प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर का जो पद है वो भी इंग्लैंड से लिया गया और इसकी बात की गई है आर्टिकल 95(1) में। फिर हम देखते हैं क्या लिया गया है इंग्लैंड से, विधि निर्माण की प्रक्रिया। यानी जो विधि निर्माण की प्रक्रिया है, जो विधि निर्मित की जाती है उसकी प्रक्रिया भी इंग्लैंड से ली गई है। और ये जो आर्टिकल है 107 पुनः स्थापन विधेयक, पुनः स्थापन जो विधेयक वहां पे प्रस्तुत किया जाता है वो 107 में और 108 में संयुक्त अधिवेशन की बात ये भी हमारे संविधान में है। और 111 में राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक पर अनुमति देना। तो ये जो बात है ये सारी बातें जो है ब्रिटेन से ली गई। फिर एक है अध्यक्ष का पद, लोकसभा और लोकसभा का जो पद है अध्यक्ष का, और जो विधानसभा के अध्यक्ष के पद है ये भी इंग्लैंड से लिया गया। और लोकसभा और राज्यसभा के जो अध्यक्ष की पदों की बात की गई है आर्टिकल 93 में लोकसभा अध्यक्ष की बात और 179 में विधानसभा के अध्यक्ष की बात की गई है। प्रथम हमारे लोकसभा अध्यक्ष, ये भी पूछा गया क्वेश्चन, वो मालेंकर साहब हैं। और वर्तमान में आपको पता है कि ओम बिरला साहब हैं हमारे लोकसभा के अध्यक्ष। फिर हम देखते हैं कि क्या और लिया गया है इंग्लैंड से, तो राष्ट्रपति की औपचारिक जो शक्तियां हैं वो भी इंग्लैंड से ली गई हैं। फिर देखते हैं कि मंत्री परिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व, मंत्री परिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व का जो सिद्धांत है वो भी कहां से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। और ये बात की गई है आर्टिकल 75(2) में, यानी कि 75(2) में जो ये मंत्री की सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत है वो इंग्लैंड से लिया गया और आर्टिकल 75(2) में बात की गई है।
फिर है विधि के समझ समता। विधि के समझ समता भी आपको पता है कि आर्टिकल 14 में है, ये भी इंग्लैंड से लिया गया है। और एकल नागरिकता जो आपको मैंने अभी बताया भाग 2 5 से 11 तक बात की गई, ये भी इंग्लैंड से लिया गया। तो दोस्तों देखिए, मैंने एक एक आर्टिकल बताया है कि कहां से लिया गया है और वो प्रावधान क्या है। तो इस तरीके से अब अगला देश हम देखते हैं। अगला देश है यूएसए। यूएसए यानी कि अमेरिका से क्या क्या हमने प्रावधान लिए, अपने संविधान में रखे, उसको देखते हैं। तो अमेरिका से हमने प्रस्तावना ली, फिर हमने लिया विधि का समान संरक्षण। विधियों का समान जो संरक्षण आर्टिकल 14 में बात की गई, वो भी हमने अमेरिका से लिया। और हमने फंडामेंटल राइट को भी अमेरिका से लिया। ये भी आपको पता कि फंडामेंटल राइट की बात कहां की, भाग 3 में की गई है और 12 से 35 तक की बात की गई है। फिर हम देखते हैं कि संविधान की जो सर्वोच्चता है वो भी हमने अमेरिका से ली। फिर हमने न्यायिक पुनर्विलोकन की जो शक्ति है आर्टिकल 13 में है, वो भी हमने अमेरिका से ली। और राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की जो राष्ट्रपति है उस पर जो महाभियोग लगाने की प्रक्रिया है वो भी हमने अमेरिका से ली। और आर्टिकल 61 है ये। और हमने जो वित्तीय आपात है, वित्तीय आपात की व्यवस्था जो हमने अपने संविधान में रखी है वो भी हमने अमेरिका से लिया। फिर हम देखते हैं कि स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका का जो कॉन्सेप्ट है, जो हमारी न्यायपालिका इतनी निष्पक्ष है और स्वतंत्र है, वो भी अमेरिका से ली गई है। तो और हम देखते हैं कि जो उपराष्ट्रपति का जो पद है वो भी अमेरिका से लिया गया है। फिर हम देखते हैं कि अमेरिका से उपराष्ट्रपति का पद भी लिया गया है। और देखते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो हटाने की बात की जाती है न्यायाधीशों को, ये भी हमने प्रोविजन अमेरिका से लिया है। तो अमेरिका से हमने देख लिया, प्रस्तावना लिया गया है, विधियों का समान संरक्षण लिया गया है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता लिया गया है। और हमने देखा कि जो हमारी संविधान की उद्देशिका की भाषा है वो भी अमेरिका से लिया गया है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया वो भी हम अमेरिका से लिए हैं। अपने जजों को हटाने की प्रक्रिया, न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, वो भी हमने अमेरिका से लिया है। फिर हम देखते हैं अगला देश कौन सा है कि हमने जापान से क्या क्या लिया। तो जापान से हमने लिया विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। जो आर्टिकल 21 में बात की गई है कि किसी भी व्यक्ति के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही छीना जाएगा। तो ये भी बात हमने कहां से ली, ये क्वेश्चन आपसे बहुत पूछा जाता है। तो ये जो लिया गया है ये हमारे संविधान में जापान से लिया गया है। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या है, यानी कि सीआरपीसी को आप देखते हैं वो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है। उसके द्वारा देखिए कि उसकी जो सेक्शन है 354(5) के द्वारा ही किसी व्यक्ति को फांसी की सजा देती है। यानी कि उसके प्राण छीनने की जो ताकत है वो किसमें है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ऐसे किसी व्यक्ति की हम जो प्राण नहीं छीन सकते हैं, लेकिन विधि में अगर कोई ऐसा प्रोविजन है कि उसके लिए दंड मृत्यु दंड है, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया वो बताती है कि किस व्यक्ति का प्राण कैसे छीना जा सकता है। ये भी हमने जापान से लिया है। फिर हम देखते हैं जर्मनी से हमने क्या लिया अपने संविधान में। तो जर्मनी से हमने आपात उपबंध लिया भाग 18। और हमने राष्ट्रीय आपात के समय जो फंडामेंटल राइट का स्थगन है वो भी हमने जर्मनी से लिया। और 358 और 359 आर्टिकल में ये बात की गई है। फिर हम देखते हैं कि सोवियत संघ से हमने क्या लिया, यानी रूस से हमने क्या लिया। तो रूस से हमने फंडामेंटल ड्यूटी लिया। फंडामेंटल ड्यूटी को हमने रूस से ही लिया अपने संविधान में। और हम देखते हैं कि ये योजना आयोग जो प्लानिंग कमीशन था वो भी हमने कहां से लिया था, वो भी रूस से लिया था, यानी रसिया से लिया था। उस समय वो सोवियत संघ था। और वही जो आपका योजना आयोग था वो 1 जनवरी 2015 से वो नीति आयोग बन गया, यानी कि सबसे बड़ा आपका थिंक टैंक बन गया। जो फिर हम देखते हैं कि जो न्याय की बात है वो न्याय कहां किस तरीके, जो न्याय है हमारे संविधान की उद्देशिका में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय, ये भी हमने कहां से लिया, सोवियत संघ से लिया। फिर हम देखते हैं कि कनाडा से हमने अपने संविधान में कौन कौन से प्रोविजन रखे, कौन सी ऐसी बातें हैं जो हम कनाडा से लिए हैं। तो देखते हैं कि कनाडा से हमने राष्ट्रपति की सलाहकारी शक्ति ली। जो राष्ट्रपति की जो सलाहकारी शक्ति है, यानी जो राष्ट्रपति सलाह मांग सकता है सुप्रीम कोर्ट से, वो हमने कहां से लिया, वो कनाडा से लिया। और सलाह जो मांगता है राष्ट्रपति वो 143 के अंतर्गत मांगता है।
फिर हम देखते हैं कि राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक आरक्षित करना, आर्टिकल 200 भी हमने कहां से लिया, कनाडा से। यानी कि राष्ट्रपति के विचारार्थ के लिए जो हम आर्टिकल को संरक्षित रखते हैं वो भी हमने प्रोविजन कनाडा से लिया। राज्यपाल का जो पद है, जो राज्यपाल का पद है, आप देखते हैं राज्यपाल को, वो पद भी कनाडा से लिया गया। और देखा कि राज्यों का जो संघ, भारत को राज्यों का संघ कहा जाता है, ये भी हमने प्रावधान अमेरिका से लिया। हम अपने संविधान में जो बात करते हैं अवशिष्ट शक्तियां भी हमारे संविधान में कनाडा से लिया गया। अवशिष्ट शक्तियों पर क्वेश्चन आता है कि अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाने का अधिकार कौन सा रखता है संस्थान, तो देखेंगे कि उस पर भी जो कानून बनाने का अधिकार संसद रखती है। फिर हम देखते हैं कि संघीय व्यवस्था ये कहां से ली गई है, संघीय व्यवस्था भी हमारी कनाडा से ली गई है। और शक्ति विभाजन का जो सिद्धांत है जो आपके आर्टिकल 246 में है वो भी कनाडा से लिया गया है। फिर हम देखते हैं कि आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया गया है। तो आयरलैंड के संविधान से आपको पहले से पता है कि भाग 4 यानी कि आयरलैंड से संविधान के जो डीपीएसपी है वो लिया गया है। फिर हम देखते हैं कि राष्ट्रपति की जो निर्वाचन की पद्धति है, राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति है, वो भी कहां से ली गई है, वो आयरलैंड से ली गई है। फिर हम देखते हैं कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में जो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं आर्टिकल 80 में, वो भी बात आयरलैंड से ली गई है। राष्ट्रपति जो है शासन जो है वो भी हम आयरलैंड से लिए हैं और ये आर्टिकल है 356। फिर राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक पद पर धारण रहेगा, ये भी बात हम कहां से लिए हैं, ये आयरलैंड से लिए हैं। राज्यपाल को बर्खास्त करना यानी हटाना भी, ये प्रोविजन हमने भी अपने संविधान में जो लिया है वो आयरलैंड से लिया है। फिर हम देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने अपने संविधान में क्या रखा है। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से आपको पता है कि उद्देशिका की भाषा हमने ली है। वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता जो बात की गई है आर्टिकल 301 से 307 तक, ये भी हमने जो प्रावधान है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया है। वाणिज्य एवं व्यापार की जो स्वतंत्रता की बात है आर्टिकल 301 से 307 तक, ये हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया। हमारे संविधान में जो समवर्ती सूची की बात की गई है वो भी हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया। और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो 108 में प्रावधान है वो भी हमने कहां से लिया, वो भी हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया। फिर हम देखते हैं कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने क्या अपने संविधान में रखा। तो संविधान संशोधन करने की शक्ति जो भाग 20 है आर्टिकल 368, इस प्रोविजन को भी हमने दक्षिण अफ्रीका से लिया। और राज्यसभा में सदस्यों का जो निर्वाचन है, यानी कि राज्यसभा में सदस्य कैसे निर्वाचित होकर जाते हैं, वो भी प्रावधान हमने कहां से लिया, वो भी हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया। फिर हम देखते हैं कि भारतीय संविधान में जो फ्रांस से हमने क्या क्या लिया। तो फ्रांस से हमने लिया गणराज्य शब्द लिया है, तदार्थ न्यायाधीशों को लिया है, प्रस्तावना में स्वतंत्रता समानता बंधुत्व की जो भावना है वो भी हमने फ्रांस से ली है। और राज्यपाल जो विधान परिषद में मनोनीत सदस्य कर सकता है 1/6, उसका भी प्रावधान हमने फ्रांस से लिया है। तो फ्रांस से हमने देख लिया कि जो बंधुत्व की भावना है वो हमने लिया है, तदर्थ न्यायाधीश, गणराज्य शब्द और राज्यपाल विधानसभा में सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, वो भी हमने फ्रांस से लिया है। फिर हम देखते हैं कि भारतीय संविधान में ज्यादातर जो प्रोविजन है, प्रावधान है, वो कहां से लिए गए थे। वो तो 60% लगभग भाग जो हमारे संविधान में वो भारत शासन अधिनियम का हुबहू उस समय जो 1935 का भारत शासन अधिनियम था वहां से लिया गया था। तो मुख्य रूप से वहां से पूछा गया कि संघात्मक व्यवस्था हमने कहां से ली, तो हमने भारत शासन अधिनियम से लिया। संघ लोक सेवा आयोग 315 में जो बात की गई है, संघ लोक आयोग की बात की गई, संघ लोक सेवा आयोग की बात जो की गई है 315 में, ये हमने भी भारत शासन अधिनियम से ली गई। और न्यायपालिका जो हमारी न्यायपालिका इस समय है, उस न्यायपालिका का जो प्रावधान है, जिस तरीके से वो काम करती है, वो सारी बातें हमने भारत शासन अधिनियम से ली। तो हमने एक साथ जितने भारत संविधान की विशेषताएं हैं, भारतीय संविधान के जो स्रोत हैं, उनको हमने देख लिया विद आर्टिकल। तो शायद ही मतलब जो आर्टिकल के साथ किसी ने अगर भारतीय संविधान के स्रोतों को बताया है, शायद ही यूट्यूब के इतिहास में किसी ने बताया हो।
तो दोस्तों हमने जितने भी स्रोत आपके भारतीय संविधान में लिए गए, जिस देश से लिए गए, संपूर्ण बता दिए। अगर कोई छूटा होगा तो बहुत मुश्किल है कि कोई छूटा होगा, क्योंकि इतनी सारी बातें जब 4-5 बुकों का आप अध्ययन करोगे तो वहां से निकल के आएंगे। और मैंने उन स्रोतों को बताया है कि किस आर्टिकल का भाग किस देश से लिया गया। तो एक तरीके से आपने समग्र अध्ययन यहाँ पे कर लिया भारतीय संविधान का। फिर कल हम बात करेंगे भारतीय संविधान की भाग 1 और भाग 2 की, यानी कि भाग 1 राज्यों का संघ के बारे में बताएंगे कि भारत का राज्य क्या होगा और उसका क्षेत्र क्या होगा। फिर हम बात करेंगे भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधित क्या प्रावधान है। तो हम जब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे तो भाग 1 और भाग 2 आप लोग थोड़ा उसको पढ़ लेना तो आपको और अच्छा क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों आप सभी ने इतना महत्वपूर्ण समय हमें दिया और जिस तरीके से आपका प्यार हमें मिल रहा है वो बहुत ही हमारे लिए प्रेरणा देता है, हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। तो दोस्तों हमारी वीडियो को देखिए आप, और जो भी बातें आपको समझ में आ रही हैं, आपको नहीं आ रही हैं, उसको आप जो है कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये सर और क्लियर कर दे, हम उसको भी क्लियर करेंगे। और जो बातें आप भूल जा रहे हैं तो आप इसको एक बार सुने और दोबारा जब सुने तो इसको स्पीड बढ़ा के सुने, जिससे कि आपको चीजें याद हो जाएंगी। आपको बातें कब याद होती हैं? तब याद होंगी जब आप उसको बार बार देखेंगे, यानी बार बार उस पर मेहनत करेंगे। तो दोस्तों आपसे मैं विदा चाहता हूं। जय हिंद और जय भारत।